हैं जो आपको पलट कर वार नहीं कर सकता। जैसे वो रिमशा की तरफ इशारा करता है। अदनान ये देखते ही समझ जाता है कि अदिल जान चुका है कि मैं रिमशा पे तशद्दुद करता हूँ। अदनान का दिमाग बिल्कुल ही घूम जाता है और वो अदिल को और बेतहाशा मारता है और गुस्से में आते हुए अदिल की ज़मानत कैंसिल कर देता है। जैसे ही अदनान अदिल की ज़मानत कैंसिल करता है, अदिल का दिमाग घूम जाता है और वो बिना लिहाज के अदनान की मार लगाना शुरू कर देता है। अदनान का ईगो बुरी तरह हर्ट हो जाता है। तमाम पुलिस वालों से कहता है कि सब मिलकर अदिल को पकड़े और बुरे तरीके से अदिल को मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान अदनान के फ़ोन पे कॉल आती है कि डीआईजी साहब थाने में आने वाले हैं। ये सुनते ही अदनान घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता वो कैसे अदील को छुपाया और अदील के साथ साथ रिमशा को भी, क्योंकि रिमशा के हाथों पे भी तशद्दुद के निशान नज़र आ रहे हैं। अगर कहीं अदील डीआईजी साहब के सामने आ गया और अदील ने सच बोल दिया कि अदील पे सारा तशद्दुद अदनान ने किया है और सबूत के तौर पर उसे रिमशा की तरफ इशारा कर दिया, तो अदनान नौकरी से तो जाएगा ही बल्कि उसे सज़ा भी हो जाएगी। ये सोच के अदनान अदील और रिमशा को वॉशरूम में बंद कर देता है। वॉशरूम में अदील रिमशा से बात करता है और उससे पूछता है कि एक इंसान जो इतना घटिया और जालिम है, तुम उसके साथ क्यों रहती हो, जो तुम्हें तशद्दुद का निशाना बनाता है और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। अब यही देख लो, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो क्या वो कभी तुम्हें वॉशरूम में मेरे साथ बंद करता कि कहीं उसका गुनाह सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि तुम्हारे हाथ और पाँव पे भी चोटों के निशान है। और अदनान बहुत चालाक है, वो जानता है कि अगर मैं डीआईजी के सामने आ गया और मैंने उसके खिलाफ बयान दे दिया तो मैं सबूत के तौर पर डीआईजी को तुम्हारे बारे में भी बताऊंगा और डीआईजी तुम्हारा भी मेडिकल चेकअप करवा लेंगे, जिससे अदनान फंस जाएगा। मगर मैं तो मजबूर हूँ, तुम किसके लिए मजबूर हो? अदील रमशा से सवाल करता है। रमशा को अदील की बातें सुन के गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं तो उसकी बीवी होने के नाते मजबूर हूँ जो उसका इतना जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर तुम भी तो उसके आगे पीछे दुम हिलाते हो, उसका हर जुल्म सहते हो, तुम्हारी क्या मजबूरी? अदील बोलता है, मेरी मजबूरी मेरी बहन है, क्योंकि मुझे 14 साल की सज़ा हुई है जिसमें से 10 साल पूरे हो चुके हैं, 4 साल रहते हैं, मगर मैं अपनी बहन की शादी की वजह से ज़मानत पे रिहा होकर बाहर आया हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी किसी हरकत की वजह से मेरी ज़मानत कैंसिल हो जाए और मैं अपनी इकलौती और छोटी बहन की शादी में शिरकत ना कर सकूं। यही मेरी मजबूरी है, वरना मैं अदनान को अब तक ऐसा मज़ा चखा चुका होता कि वो अपनी सारी पुलिसगिरी भूल गया होता। मगर अदनान ने मुझे ये सब कुछ करने का मौका दे दिया है क्योंकि उसने मेरी ज़मानत कैंसिल कर दिया। अब देखिएगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और अपनी बहन की शादी भी अटेंड करूँगा और उसके साथ साथ अदनान को ऐसा मज़ा चखाऊँगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि ये सब करने के लिए मुझे अदनान ने ही मजबूर किया है। मैं तो खामोशी से अपने दिन गिन रहा था और अपनी बहन की शादी की खुशियों में शरीक होना चाहता था, मगर अदनान एक दरिंदा है जो किसी को भी खुश नहीं देख सकता और अपनी ईगो के लिए वो किसी के साथ भी घटिया से घटिया सलूक करके उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना सकता है। और जैसे ही मैं यहाँ से भागूंगा डीआईजी अदनान को सस्पेंड कर देंगे। अदनान की आधी ताकत तो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी, अदील कहता है, और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अदील की बातें सुनकर रिमशा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अदील से पूछती है, मगर एक बात तो बताओ, जब तुम भागोगे तो क्या अदनान तुम्हें ढूंढेगा नहीं? तुम्हें ढूंढने के लिए वो ज़मीन आसमान एक कर देगा, अपनी नौकरी बचाने के लिए वो पागल हो जाएगा, एक भूखा बेड़िया बन जाएगा और तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के वो वापस लेकर आएगा और हो सकता है इस बार वो तुम्हें वापस जेल ना भेजे बल्कि मार ही दे। तो ये सोचो कि यहाँ से भाग के तुम जाओगे कहाँ? इसके साथ ही रमशा अदील से कहती है कि मैं भी अदनान के जुल्म की सताई हुई हूँ, तुम भी अदनान के जुल्म के ही सताए हुए हो। मेरे पास एक प्लान है कि तुम यहाँ से भागकर अदनान के ही घर में जाके छुपो। अदनान पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढेगा मगर कभी भी अपने घर पे वो शक नहीं करेगा। अदील हैरत से रमशा की शक्ल देखता है और कहता है, सही कहते हैं, औरत जब इंतकाम पे आती है तो वो कुछ कर गुजरती है जो कोई मर्द कभी तसव्वुर नहीं कर सकता। फिर रमशा तानिया और इकबाल की मदद से अदील को थाने से भगा देती है और अपने घर का एड्रेस देती है और उसे अपने घर की लोकेशन बताती है और साथ में अदील को घर की चाबी भी दे देती है। जब घर में दाखिल हो गए तो यहाँ से होते हुए तुम स्टोर रूम में जाके छुप जाना, बाकी जब तक घर आगे का मैं संभाल लूंगी। अदील रमशा की बात मान जाता है क्योंकि अब रमशा भी अदनान से बेजार हो चुकी है। उसकी पूरी कोशिश है अदील के जेल से भागने की वजह से अदनान की नौकरी चली जाए और रमशा को भी छुटकारा मिल जाए। अदील रमशा की बात मान जाता है और वहाँ से भाग के सीधा अदनान के ही घर जाता है और जिस तरह रमशा ने बताया होता है वो अदनान के स्टोर रूम में छुप जाता है। रमशा जब घर आती है तो अदील को वहाँ पे रहने की तमाम सहूलतें खामोशी से मैसर कर देती है और अदनान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। दूसरी तरफ डीआईजी साहब अदनान को अपने पास बुला के बहुत बुरी तरह जलील करते हैं और उससे अदील के बारे में पूछते हैं, उसे वार्निंग देते हैं अगर 1 से 2 दिन में अदील सामने ना आया तो वो अदनान को नौकरी से ही बर्खास्त कर देंगे। अदनान परेशान होता है, काफ़ी हद तक अदील और रिमशा की प्लानिंग कामयाब हो जाती है। रिमशा बहुत खुश है, अदनान दूसरी तरफ बहुत परेशान और भौखलाया हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा अदील कहाँ चला गया, वो अदील को कहाँ से ढूंढे। वो पागलों की तरह अदील की तलाश शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अदील अपने मामू को फ़ोन करता है, उन्हें बताता है कि अदनान ने उसके साथ कैसा सलूक किया, उसकी ज़मानत भी कैंसिल कर दी, वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा है और कहीं छुपा हुआ है। अदनान के मामू बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आके पुलिस स्टेशन के सामने बैठ जाते हैं और शोर करते हैं और सारा इल्ज़ाम अदनान पर डालते हैं कि अदनान की वजह से ही अदील के साथ ये सब कुछ हुआ है
और अदनान झूठ बोल रहा है कि अदिल भाग गया। हमें तो लगता है कि अदनान ने अदिल को कहीं मार दिया है या फिर कहीं छुपा दिया। अब अदनान ही जिम्मेदार है अदिल का, क्योंकि अदिल थाने आया तब थाने से ही गायब हुआ है और अदिल थाने से कहीं गया ही नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में अदिल थाने में आता तो दिखाई दे रहा है मगर थाने से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तानिया और इकबाल ने अदिल को खामोशी से पीछे के दरवाजे से भगाया था। और अब पीछे के दरवाजे से भागने वाला तो वही हो सकता है जिसको इसके बारे में मालूमात हो या जो बहुत मजबूर हो या कोई अपना जुर्म छुपा रहा हो। इसलिए अदिल के मामू खुल्लम खुल्ला अदनान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मेरे भांजे के गायब होने में सिर्फ और सिर्फ एसएचओ अदनान का ही हाथ है। दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल वाले भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वो सब लोगों से बातचीत करते हैं, उस बात की न्यूज़ चलाते हैं कि अदिल के भागने में अदिल का कोई हाथ नहीं है बल्कि उसे गायब किया गया है। अदिल तो जब से जमानत पे रिहा होकर आया था वो बिला नाका रोज़ाना थाने आ रहा था और साइन कर रहा था। अगर उसे भागना ही होता तो वो पहले ही दिन भाग सकता था, मगर वो कहीं भी नहीं गया और अब तो उसकी बहन की शादी में सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं तो अब वो क्यों भागेगा। पूरा मीडिया भी अदनान को ही जिम्मेदार मान रहा होता है। ये सारी खबरें डीआईजी साहब के पास भी जा रही हैं और वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो दोबारा पुलिस स्टेशन में आते हैं और आके अदनान को वार्निंग देते हैं कि अगर उसने जल्द अज जल्द अदिल को नहीं पकड़ा तो अदनान को डिसमिस ही कर देंगे, अदनान की नौकरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अदनान की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। अदनान बहुत परेशान है और हर तरफ उसने अदिल की तलाश जारी कर दी है कि जहाँ भी अदिल दिखे अदनान को या पुलिस वालों को इस बारे में आगाह किया जाए, लेकिन अदनान को अदिल कहीं भी नहीं मिल रहा। अरे उसे क्या पता कि अदिल तो उसी के घर में छुपा हुआ बैठा है और सुकून से रह रहा है और अदनान का तमाशा देख रहा है। इसी दौरान इसी अदनान का जिसे दूसरों का तमाशा लगाने की आदत थी, आज वही अदनान खुद तमाशा बन रहा था। अदनान जितना परेशान हो रहा है रिमशा को उतना ही सुकून मिल रहा है और वो अदनान की परेशानी देख के खुश हो रही है। अब उसे अदनान की अजियत देने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती है कि अदनान का ये जुल्म सिर्फ चंद दिनों का ही रह गया है। दूसरी तरफ अदिल के मामू ने जो धरना दिया है इसमें अब अदिल की बहन सबा भी शामिल हो जाती है और अदनान के खिलाफ बयानात देती है। जब ये सारी बातें अदिल को पता चलती हैं कि अदिल की बहन सबा भी धरने में शामिल और अपने भाई के लिए लड़ रही है, ये बातें सुन के अदिल बहुत खुश होता है कि उसकी बहन उसके लिए इतनी फिक्रमंद है। अब अदनान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अदिल को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि अदिल जेल से रिहाई इसलिए हुआ था कि अभी अपनी बहन की शादी में शिरकत कर सके। वो क्या करता है, धरने के दौरान ही मौलवी को बुला लेता है और फैसला करता है कि अभी और इसी वक्त इसी धरने में वो अदिल की बहन की शादी उसके मंगेतर से करवाएगा, क्योंकि अदनान जानता है कि कुछ भी हो जाए अदिल अपनी बहन की शादी किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा, वो हर हाल में अपनी बहन की शादी में शिरकत करेगा। ये देखकर रिमशा भी परेशान हो जाती है और अदिल भी परेशान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि अगर अदिल शादी में शिरकत के लिए गया तो अदनान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रिमशा जानती है कि अदिल जेल से बाहर आके अदनान के जुल्म सितम भी इसलिए बर्दाश्त कर रहा था ताकि वो अपनी बहन की शादी में शिरकत कर सके। सबा की शादी अदिल के लिए बहुत अहम है और इसलिए रिमशा उस वक्त अदिल से कहती है तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं जानती हूँ मुझे अदनान से बदला लेना है, मैं उसके लिए कोई और तरीका देख लूँगी, मगर तुम जाओ और जाके मीडिया के सामने और सबके सामने जहाँ पुलिस स्टेशन में तुम्हारी बहन की अदनान शादी करा रहा है शिरकत करो और अपनी गिरफ्तारी दो ताकि अदनान तुम्हें कुछ ना कर सके और तुम्हें डायरेक्ट जेल में शिफ्ट कर दें। जबकि रिमशा जानती है कि जैसे ही अदिल वहाँ पे पेश होगा अदनान उसे अरेस्ट कर लेगा और उसे जेल में भेज देगा और इस तरह वो ना तो सस्पेंड होगा और ना ही डिसमिस होगा और ना ही अदनान की करतूतें दुनिया के सामने आएंगी और वो इसी तरह हमेशा अदनान के जुल्म सितम का शिकार रहेगी। मगर वो खुदगर्ज होकर अदिल की बहन की शादी में अदिल की शिरकत को रोकना नहीं चाहती। दूसरी तरफ रिमशा की सारी बातें सुन के अदिल खामोशी से वहाँ से अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए निकल जाता है। अदिल जब घर से जाता है तो रिमशा पागलों की तरह चीख चीख के रोने लगती है कि वो दोबारा से अदनान के शिकंजे में आ जाएगी और अदनान उसका वही हाल करेगा जो वो पहले करता था। इतने में वो देखती है कि अदिल वापस खामोशी से आ जाता है और आखिर रिमशा के पास बैठ जाता है और कहता है कि वो परेशान मत हो, वो जानता है कि वो जमानत पे इसलिए जेल से बाहर आया है कि अपनी बहन की शादी में शिरकत कर सके, लेकिन वो रिमशा की भी मदद करेगा। क्या हुआ, वो अभी अपनी बहन की शादी में शिरकत नहीं कर सका तो, लेकिन कम से कम एक और मजलूम औरत की मदद तो कर ही सकता है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ आप बहुत ही नेकदिल खातून और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे यहाँ से जाने के बाद चलो मैं तो जेल दोबारा चला जाऊँगा, मगर वो गलीज और घटिया इंसान आपको नहीं छोड़ेगा, वो आप पे तशद्दुद करता रहेगा और आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर अदनान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और अदनान को बर्बाद कर देंगे ताकि वो आइंदा कभी किसी की ज़िंदगी का मजाक ना बनाए, किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेले, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश ना करे। उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। ये सब सुन के रिमशा बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ अदिल जब अपनी बहन सबा की शादी में पुलिस स्टेशन के पास नहीं पहुंचता तो अदनान का प्लान नाकाम हो जाता है। अदनान समझ नहीं पा रहा कि वो अब क्या करे कि अदिल उसके कब्जे में दोबारा आ सके। अदनान गुस्से में पागल हो जाता है, मगर दूसरी तरफ रिमशा बहुत खुश है और वो खुशी खुशी रह रही है और इसी तरह खुशी में गाने गुनगुना रही होती है कि अदनान अचानक घर आ जाता है। उसे रिमशा पे शक हो जाता है और वो दोबारा पुलिस स्टेशन में आकर माइक्रोमाइक के जरिए रिमशा की बातें सुनने लगता है, मगर उसे कुछ भी नहीं पता चलता। इसी दौरान थाने के दूसरे अफसरान अदनान के पास आते हैं और आके उसे बताते हैं अगर हमने कल तक अदिल को गिरफ्तार नहीं किया तो हमारा पूरा का पूरा थाना मुअत्तल हो जाएगा और हम सब पर कार्रवाई
हो जाएगी। अदनान ये सारी बातें सुन के पुलिस वालों से कहता है ये मसला हम सब पुलिस वालों का है, हम सब मिलकर उसे हल करेंगे और उस अदिल को गिरफ्तार करेंगे। उसके साथ ही वो पुलिस वाले से कहता है कि अदिल जब थाने में आया था और थाने के अंदर जो उस पर तशद्दुद हुआ था वो सारी सीसीटीवी फुटेज गायब कर दो और बाहर बैठे हुए लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उन्हें भी वहाँ से हटाओ। दूसरी तरफ तानिया रिमशा को फ़ोन करके बताती है कि कल अदनान मुअत्तल होने वाला है क्योंकि वो अदिल को ढूंढ के पेश नहीं कर सका। ये सब बातें सुन के रिमशा बहुत खुश होती है और स्टोर रूम में अदिल के पास जाती है और उसे अपने साथ खाना खाने की दावत देती है। दूसरी तरफ जब वो ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहा होता है तो अदनान वहीं खड़ा होता है। अचानक एक वीडियो में उसे नजर आता है कि उसकी बीवी अदिल से बात कर रही है। ये देख के अदनान का शक यकीन में बदल जाता है कि अदनान को भगाने में उसकी बीवी रिमशा का ही हाथ है। दूसरी तरफ एहतजाज करने वाले लोगों में अदनान के भेजे हुए चंद गुंडे भी आके बैठ जाते हैं। रिकॉर्डिंग देखते ही अदनान दोबारा अपने रूम में आता है और आके घर में लगे माइक्रोफोन पर रिमशा की बातें सुनने की कोशिश करता है तो रिमशा खाना खाते हुए किसी से बात कर रही है और वो कोई आदमी है। जब अदनान गौर करता है तो वो आदमी कोई और नहीं अदिल होता है और अदनान फ़ौरन समझ जाता है कि सारा प्लान रिमशा का ही है। ये सब कुछ देखकर अदनान गुस्से से पागल हो जाता है। इस दौरान एहतजाज में बैठे हुए गुंडे तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं जिसका फ़ायदा उठा के अदनान बाहर जाके तमाम धरने में बैठे हुए लोगों को लाठी चार्ज करके भगा देता है और इसी का फ़ायदा उठा के अदनान पुलिस स्टेशन के तमाम सीसीटीवी फुटेज गायब करने के साथ साथ तमाम कैमरास भी तोड़ देता है ताकि ऐसा लगे कि ये सब तोड़फोड़ इन एहतजाज में बैठे हुए लोगों ने की है। इसमें अदनान का कोई लेना देना नहीं है। मतलब अदनान थाने से सारे ऐसे सबूत मिटा देता है जिसमें अदनान के फंसने का अंदेशा हो। सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क, सीसीटीवी कैमरा सब के सब अदनान तोड़फोड़ करवा के गायब करवा देता है और इन सब का इल्ज़ाम धरने में बैठे लोगों पे दे देता है कि उन्होंने एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ की जिसकी वजह से थाने को बहुत नुकसान पहुंचा। इसके बाद अदनान इंतहाई गुस्से से अपने घर की जानिब रवाना होता है लेकिन इससे पहले ही रिमशा के पास खबर पहुंच जाती है कि अदनान को पता चल चुका है कि अदिल रिमशा के पास घर में है क्योंकि तानिया और इकबाल खामोशी से रिमशा को फ़ोन करके बता देते हैं कि अदनान बहुत गुस्से से भरा हुआ घर आ रहा है। उसने थाने में ये सब तमाशा भी किया और तमाम सबूत भी गायब करवा दिए हैं। रिमशा उसी वक्त अब अदिल को वहाँ से भगा देती है। अदनान गुस्से में घर में दाखिल होता है और आते ही रिमशा को बुरी तरह मारने लगता है और बोलता है मुझे बताओ अदिल कहाँ है। मैं जानता हूँ अदिल इस वक्त मेरे घर में ही मौजूद है, मैंने खुद उसकी आवाज़ सुनी है। रिमशा रोती है और कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अरे मैं तो अपनी पड़ोसन से बैठी हुई बात कर रही थी। लेकिन अदनान गुस्से से पागल होता है और रिमशा को बुरी तरह मार रहा होता है। जब रिमशा की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो वो अदनान से कहती है बराए मेहरबानी मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुन के अदनान को यकीन नहीं आता तो वो डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर इस बात को कंफर्म कर देती है कि हाँ वाकई रिमशा सच कह रही है, वो माँ बनने वाली है। ये सारी बातें सुन के अदनान वक्ती तौर पे खामोश हो जाता है। अदनान को वाकई ऐसा लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है माइक्रोफोन पे। वाकई रिमशा किसी और से बात कर रही थी, अदिल से नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ रात में जब अदनान सो जाता है रिमशा पूरे घर की तलाशी लेती है तो उसे वो माइक्रोफोन भी मिल जाता है जिसमें अदनान उसकी सारी बातों पर नज़र रखता था, उसकी नकलो हरकत पर नज़र रखता था और बातें सुनता था, जिसके ज़रिए अदनान को पता चला कि अदिल रिमशा के पास उसके घर में। रिमशा को जब माइक्रोफोन मिलता है उसे पता चल जाता है। इसके बाद वो खामोशी से आके अपनी जगह पर लेट के सो जाती है। अदनान की आँख खुलती है तो वो देखता है कि रिमशा सो रही है। वो खामोशी से जाके दोबारा उस रिकॉर्डिंग को सुनता है जो सुन के वो घर आया था। उसने रिमशा से अदिल के बारे में सवाल किया था। अब जब वो दोबारा गौर से रिकॉर्डिंग को सुन रहा है तो उसे फिर से इस बात का प्रूफ मिल जाता है कि रिमशा झूठ बोल रही है और वो वाकई अदिल से ही बात कर रही थी और अदिल उसके घर में ही मौजूद था। इस वक्त अदनान अंदर आके ना तो रिमशा को जगाता है और ना ही कुछ बोलता है और खामोशी से सो जाता है। और सुबह जब अदनान उठता है तो उसके होश ही उड़ चुके होते हैं क्योंकि कहानी ही बदल चुकी होती है। पूरे सोशल मीडिया पे अदिल की वीडियो गर्दिश कर रही होती है जिसमें अदिल अपने जिस्म पे मौजूद तशद्दुद के निशानात दिखा रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि अदनान ने उस पर किस तरह तशद्दुद किया और अदनान से किस तरह पुलिस स्टेशन के काम करवाए गए, पुलिस स्टेशन का बाथरूम धुलवाया गया और अदील के साथ किस तरह बदतमीज़ी की गई, फिर किस तरह गुंडों को भेज के दोबारा अदील को अरेस्ट करने के लिए उसे भड़काया, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और दोबारा अदील को गिरफ्तार करवाया और पुलिस स्टेशन में लाके उस पर तशद्दुद किया। और जब डीआईजी साहब आए थे तो अदील को बाथरूम में बंद कर दिया गया था जहाँ से अदील किसी ना किसी तरह भाग गया और अब वो पूरी दुनिया को बता रहा था कि अदनान कितना गिरा हुआ इंसान है और उसने उस पर किस तरह तशद्दुद किया, उसको वो जान से मारने वाला था और बगैर वजह के अदनान ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अदील की ज़मानत भी कैंसिल कर दी थी और अदील को उसकी बहन की शादी में शिरकत भी नहीं करने दी थी। और वो डीआईजी साहब और अदालत से अपील करता है कि वो अपनी सज़ा पूरी करने के लिए तैयार है मगर बराए मेहरबानी उसे अदनान से बचाया जाए जो उसे जान से मारना चाहता है। ये सब कुछ देख के अदनान का दिमाग ही घूम के रह जाता है कि वो क्या सोचे बैठा था। उसकी पोल पट्टी अदील ने इस तरह खोल के दुनिया के सामने पेश कर दी और अदील खुल्लम खुल्ला ये भी बता देता है कि अदनान जब मुझ पर ये जुल्म कर रहा था तो मुझ पर रहम खा के अदनान की बीवी ने मुझे पुलिस स्टेशन से भगाया और अपने घर में पनाह दिया और मैं इतने दिन से अदनान के घर में ही छुपा हुआ था और अब मैं गिरफ्तारी देने के लिए डीआईजी के ऑफिस में जा रहा हूँ।
अगर इस दौरान मुझे या उस अदनान की बीवी को कुछ होता है तो उसका पूरा जिम्मा अदनान के सर होगा। अदनान की समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो फंस चुका था। वो रिमशा को मनाने की कोशिश करता है कि रिमशा उसका साथ दे और अदील का साथ ना दे। अदनान रिमशा से दरख्वास्त करता है कि बराए मेहरबानी वो डीआईजी ऑफिस में चले और जाके अदील को झूठा साबित कर दे और उन्हें बताया कि उसने अदील को कोई भगाने में मदद नहीं की, ना ही अपने घर में छुपाया और ना ही अदनान किसी भी तरह से रिमशा पे कोई तशद्दुद करता है। अदनान रिमशा से वादा करता है कि वो आइंदा कभी भी रिमशा पे हाथ नहीं उठाएगा और हमेशा उसके साथ हंसी खुशी रहेगा और उसे हमेशा इज्जत देगा। और रिमशा क्योंकि अदनान की बीवी है इसलिए रिमशा अदनान की हामी में हामी मिलाती है और अदनान का साथ देने का वादा करती है। उसके साथ डीआईजी ऑफिस में जाती है जहाँ पे अदील अपनी गिरफ्तारी दे चुका होता है। जब अदनान डीआईजी के ऑफिस में दाखिल होता है तो उसके चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट होती है क्योंकि वो अपनी बीवी को मना चुका होता है और उसकी बीवी अब उसके इशारों पे चलती हुई डीआईजी के सामने उसके हक में ही बयान देगी। अदनान जाके अदील के तमाम इल्ज़ामों को नकार देता है और बोलता है अदील झूठ बोल रहा है, मैंने उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया, ये खुद ही बदतमीज़ है, इसने लड़ाई झगड़ा किया तो मैंने उसे इस मारपीट के इल्ज़ाम में अंदर किया था और ना ही मैंने इससे पुलिस स्टेशन के कोई काम करवाए, क्योंकि अदील ने अपनी वीडियो में इल्ज़ाम लगाया होता है कि अदनान के इन तमाम कारनामों की अदनान की बीवी भी गवाह है। अदनान डीआईजी साहब को बोलता है कि अदील ने सब कुछ झूठ बोला है और ये झूठ बोला है कि मेरी बीवी इन तमाम बातों की गवाह है और ये भी झूठ बोला है कि मैं अपनी बीवी पे तशद्दुद करता हूँ। वो डीआईजी साहब से कहता है देखिए मैं अपनी बीवी को आपके पास लेकर आया हूँ और ये आपको सब कुछ सच सच बताएगी। डीआईजी साहब जब रिमशा से सवाल करते तो रिमशा कहती है डीआईजी सर, अदील ने जो कुछ बोला है वो सब कुछ सही है और अदनान वाकई मुझ पर बहुत तशद्दुद करता है और मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ और इस बात की गवाह इस ऑफिसर तानिया और ऑफिसर इकबाल भी हैं। ये सुन के अदनान हैरत ज़दा रह जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि रिमशा उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल सकती है। दूसरी तरफ अदील के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अदनान गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखता है और डीआईजी साहब से कहता है सर, दरअसल मेरी बीवी का इस अदील के साथ लगता है कोई चक्कर है जिसकी वजह से मेरी बीवी ये सब इल्ज़ामात मुझ पे लगा रही है और इस झूठे आदमी का साथ दे रही है। मगर अदनान नहीं जानता था कि जब वो घर में अपनी बीवी को मना रहा था और उससे माफ़िया मांग रहा था तो उस वक्त वो अपने गुनाहों का भी एतराफ़ कर रहा था और हमेशा इन सब बातों को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर रही थी ताकि ये सब सबूत वो डीआईजी ऑफिस में और अदालत में पेश कर सके। तो जब अदनान अपनी बीवी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाने लगता है उसी वक्त रिमशा कहती है कि सर देखिए अदनान कितना गिरा हुआ इंसान है जो अपनी ईगो के लिए अपनी बीवी पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है। और रिमशा कहती है सर मेरे पास तमाम बातों के सबूत हैं। ये बोल के वो पूरी रिकॉर्डिंग डीआईजी साहब को दे देती है। डीआईजी साहब जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उनको सब बातें समझ में आ जाती है। उनको पता चल जाता है कि रिमशा और अदील सच बोल रहे हैं। अदनान बहुत घटिया और गिरा हुआ ऑफिसर है। इसी दौरान डीआईजी सर तानिया और इकबाल को अपने पास बुलाते हैं। वो दोनों भी आके इस बात का एतराफ़ करते हैं कि वाकई उन्होंने अदनान को रंगे हाथों पकड़ा था। जब वो उसके घर पे गए थे तो उन्होंने रिमशा को जख्मों से चूर तशद्दुद के निशानों के साथ देखा था और जब वो उसे लेकर डीआईजी के ऑफिस में आए थे तो अदनान ने आके उन्हें बाकायदा धमकाया था और रिमशा को लेके वापस चला गया था। अदनान को समझ में नहीं आता ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो तो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था। वो समझता था कि उसके पास वर्दी है तो वो उसे दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, मगर वो अपनी हैसियत और औकात भूल गया था। वो ये भी भूल गया था कि ऊपर भी कोई बैठा है जो पूरी दुनिया को चलाता है और तुम सब लोगों की ज़िंदगी के और किस्मत के फैसले करता है और जब तक वो ऊपर वाला पकड़ नहीं करता तब तक इंसान खुद को नाउज़ बिल्ला खुदा समझ बैठता है। लेकिन जब ऊपर वाला रस्सी को टाइट करता है तो सामने वाले को खबर भी नहीं होती कि वो कब मुंह के बल गिर गया। और यही सब कुछ अदनान के साथ हुआ। मतलब जो दवाई अदनान अपनी बीवी रिमशा और अदील को दे रहा था वो वाली दवाई रिमशा और अदील ने मिलकर अदनान को ही दे दी। अपनी ही दवाई का जायका चख के अदनान को समझ में नहीं आया कि इस दवाई को निगले या उगले। अदनान हार नहीं मानता और डीआईजी साहब के सामने ही रिमशा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगता है। बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, मगर अपना बयान वापस ले लो और ये सब रिकॉर्डिंग भी वापस ले लो। मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करूँगा। तो रिमशा कहती है याद करो वो वक्त जब तुम मुझे मारते थे, मुझ पर तशद्दुद करते थे और मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती थी, भीख मांगती थी कि मुझे मत मारो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मगर तुम मुझे और मारते थे और तकलीफ़ देते थे। तो क्या तब तुम्हें एहसास होता था कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो? मैं तो कसूरवार भी नहीं थी, मैं तो बस तुम्हारे गुस्से का निशाना बनती थी, जबकि तुम तो बहुत बड़े गुनाहगार और फिर भी इतनी बेशर्मी के साथ मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, जबकि तुम्हारे सारे के सारे करतूत खुल के डीआईजी साहब के सामने भी आ चुके हैं। तुम कितने घटिया इंसान और कितने दोगले इंसान हो जो एक तरफ इंसानियत की बात करता है, औरतों की हिफाजत के लिए मुहिम चलाता है, दूसरी तरफ उसकी अपनी बीवी उसके साथ महफूज नहीं है और इंसानियत की ही तजलील करता है। ये सब कुछ देख कर डीआईजी साहब अदनान को नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं और उस पर मुकदमा चलाने की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ अदील और रिमशा एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं
कि एक दूसरे की मदद से और एक दूसरे के साथ से उन्होंने अदनान का पर्दा दुनिया के सामने फाश कर दिया। और इसके साथ ही रिमशा ऑफिसर तानिया और ऑफिसर इकबाल का भी शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने इन सब में रिमशा का बहुत साथ दिया और उसका पर्दा रखा और उसको अदनान की थाने की मालूमात देते रहे ताकि रिमशा उसी हिसाब से अपने आगे का कदम उठाए। अदनान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उस पर मुकदमा चलता है, उसकी नौकरी तो चली ही जाती है। उसके साथ ही उसे अदिल पे जुल्म करने के लिए, अपनी बीवी रिमशा पे जुल्म करने के लिए और दूसरे कई गुनाहों के लिए जिनका एतराफ़ अदनान ने रिमशा के सामने किया होता है, उन्हें रिकॉर्ड किया होता है, 12 साल की सज़ा हो जाती है। अदनान जेल चला जाता है। इसके साथ ही रिमशा अदालत में दरख्वास्त दाखिल करती है अपनी खुला के लिए और अदालत अदनान से रिमशा को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देती है। रिमशा खामोशी के साथ वो शहर छोड़ के अपने माँ बाप के पास चली जाती है और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने हालात पे समझौता कर लेते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं और बोलते हैं कि दुनिया उनकी मदद नहीं करती, और दूसरे वो जो अपने हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। और रिमशा ने वही किया। रिमशा ने अपने हालात को बदलने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी मदद के लिए आवाज़ उठाते और हिम्मत करते हैं। अपने लिए इंसान को खुद ही लड़ना पड़ता है, कोई और आके आपके लिए ना तो लड़ सकता है और ना ही आपकी मदद कर सकता है। बकौल शायर, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। शुक्रिया।